नमस्ते, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। गजा युद्ध के बीच में इसराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इसराइल ने ये जो एयर स्ट्राइक की है वो क्यों की? क्योंकि कतर जो है वो इसराइल और हमास की जंग में सबसे बड़ा मध्यस्थ था और अब इसके बाद कतर ने सिर्फ ये कहा कि उनकी संप्रभुता पर हमला है और सिर्फ निंदा करके ही चौंका दिया। फिलहाल इसमें साजिशों के तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल लाजमी भी है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसराइल ने ये जो हमला किया है ये अमेरिका को बिना बताए हुए किया? क्या इसके बारे में कतर को कुछ नहीं पता था, या फिर ये जो सारा खेल है वो सारा जो है एक तरह से मिली भगत थी? इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी इमरान खान, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। नमस्कार इमरान जी, ये बताइए कि ये जो पूरा हमला था, क्योंकि अपने आप में एक आश्चर्यजनक हमला था, तो क्या इसमें साजिश, क्या इसमें अमेरिका का हाथ था, क्या इसमें कतर जो है इसमें शामिल था? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मंगलवार को जब ये अटैक हुआ कतर पे और हमास सीधे सीधे उनका टारगेट था, उसके बाद हमने मंगलवार से लेकर बुधवार तक तमाम मिडिल ईस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लगातार ईरान के पर नज़र रखते हैं, जो लगातार जो उसके रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन पर नज़र रखते हैं, इसराइल पर नज़र रखते हैं, उन तमाम लोगों से हमने बात की, अलग अलग लोगों से बात की, तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आती हैं मयंक। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात जो जिस पर सभी एक्सपर्ट सहमत हैं वो ये है कि अगर आप, हमारे दर्शक भी इस बात पे गौर करें, आप भी गौर करें, तो वो ये है कि जब जब बातचीत के टेबल पर कोई मुस्बत या सकारात्मक हल निकलने की कोशिश शुरू होती है और इसराइल कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब कर देता है। ये एक्सपर्ट कहते हैं, हम नहीं कह रहे, बहुत सारे मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। आपने देखा होगा मार्च 2025 में रमजान का मौका था, उससे पहले सीज फायर हुआ हमास और इसराइल के दरमियान। बहुत अच्छा सीज फायर था जिसमें कि इसराइल को भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था और हमास को बंधक। हमास ने बिल्कुल पूरी दुनिया को दिखाते हुए बंधक छोड़े, सभी लोगों ने वो वीडियोस देखे और बंधक छूट भी रहे थे, बंधक खुश खुश जा रहे थे, हमास की तारीफ करते जा रहे थे, जैसा कि वीडियो में दिखा। बस वो सब कुछ चल ही रहा था कि इसराइल ने अचानक बीच रमजान में हमला कर दिया गजा पर। बातचीत, सीज फायर टूट गया और उसके बाद से लेकर आज तक वो हमले जारी हैं। कतर में अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि कतर में बातचीत फिर से शुरू होती ही सीज फायर की, हमास मान गया था कुछ शर्तों के साथ, इसराइल चुप था और इसराइल ने फिर वही काम कर दिया। उसने इस बार हमास की लीडरशिप को कतर में आकर निशाना बनाया, उसी जगह पर जहां बातचीत के लिए वो लोग मीटिंग कर रहे थे, क्या रणनीति बनानी है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपर्ट मानते हैं, जानकार मानते हैं कि इसराइल बातचीत को कभी भी उसके नतीजे तक नहीं पहुंचने देना चाहता है, क्योंकि इसराइल का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, ऐसा जानकारों का मानना है, वो सिर्फ और सिर्फ जंग पर आधारित है। जितना टेंशन मिडिल ईस्ट में बना रहेगा उतना उसका ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होता रहेगा। और उसने कहीं ना कहीं ये हमला करके, जैसा कि जानकार कहते हैं, अपने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब पर एक कदम और बढ़ा लिया, क्योंकि ये पहला ऐसा हमला है जो सीधे किसी अरब देश की सीमा के भीतर आकर के हुआ है, और उस अरब देश के जो कि इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, उस अरब देश के जो कि मध्यस्थता कर रहा था, उस अरब देश के जिसके अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कहीं ना कहीं इसराइल की नज़र में वो सारी चीज़ें अलग हैं और उसका जो मुख्य लक्ष्य है ग्रेटर इसराइल, वो प्रथम है, पहला है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ये सवाल यहाँ पर बड़ा अहम है, क्योंकि जब भी कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो सबसे पहला जो एयर डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो वो एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि इसराइल कतर के अंदर घुस गया, बॉम्बिंग कर दी और पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन ऐसा लगा कि जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बावजूद भी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऐसा लगा कि जैसे सोता रहा, बावजूद इसके कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है, अल उदैद एयर बेस, वो कतर में ही है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल खामोश थे एक तरह से? यही खेल है मयंक। सभी इस वक्त आप देख रहे होंगे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमने तो बता दिया था कतर को कि हमला होने वाला है, कतर कह रहा है कि हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, जबकि अमेरिका का आपने बताया सबसे बड़ा बेस वहां पर है, और भी बेसेस हैं वहां पे। इतना ही नहीं, वहां पर थार्ड जो कि सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो लगा हुआ है। तो जब कतर को अगर मालूम था, अमेरिका जैसा कह रहा हमने बता दिया था, तो कतर ने उन एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव क्यों नहीं किया, क्यों हमला हो जाने दिया?
और जो बात कतर कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था, तो ये अपने आप में तो कतर की संप्रभुता, उसकी खुद मुख्तारी पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसे में तो कतर को बहुत तगड़ा रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कतर समेत सभी अरब देशों का जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो किस तरह की है। सिर्फ वही निंदा, लानत। वरना ईरान ने जब कतर पर वार किया था, 22 जून की बात है, जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बनाया था, तो अमेरिका ने कतर में जो उसके ईरान ने अमेरिकन एयरबेस जो है कतर पर, उस पर हमला किया था। बिल्कुल ठीक है। उस वक्त सारे अरब देशों ने क्या कहा था, ईरान ने गलत किया है ना, यह हमारी संप्रभुता पर हमला है, खुद मुख्तारी पर हमला है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इजराइल पर चढ़ाई करने की किसी की हिम्मत है? और मजे की बात यह है कि जब ईरान ने हमला किया तो उस टाइम पे अमेरिका का जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी एक्टिवेट था। तो बावजूद इसके जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त एकदम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था, और जैसे ही यहाँ पर इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया तो वहां पर एयर डिफेंस जो है वो आपका सो रहा था, या फिर उसने कुछ उसकी तरफ से कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर गौर किया जा रहा है, इस वक्त किया जाना भी चाहिए। और अभी भी अगर अरब देशों को इतनी ज्यादा अगर वो गुस्से में हैं कि उनकी संप्रभुता पर ये कहीं ना कहीं हमला है, तो वो इसराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड तोड़ लें। सप्लाई लाइन जो है इसराइल को तेल की, वो रोक दें। बिल्कुल, अभी इसराइल जो है सही रास्ते पर आ जाएगा। सब कुछ वाया इन्हीं अरब मुल्कों के थ्रू जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे जानकार बताते हैं कि ये जो अजरबैजान का तेल है वो वाया तुर्की जाता है, और यही तुर्की जो है इसराइल को लानतें भेजता है, और वही तुर्की जो है उस तेल को इसराइल भेजता है। तो ये जो रवैया है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है मिडिल ईस्ट के साथ में, कि अरब देश अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए दिखते तो फिलिस्तीन के इशू के साथ हैं, लेकिन असल में वो किसके साथ हैं, वो तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं। अगर सारे अरब देशों को इतना गुस्सा है, वो भड़के हुए हैं, तो करें एक्शन। कम से कम एक्शन सीधा नहीं करते तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे बंद करके ही वो अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये सब मिली जुली सरकार है, जैसा कि बहुत सारे जानकार बता रहे हैं, और वो उससे पार नहीं जा सकते। आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद कतर के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया, इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो काउंटर अटैक करेंगे या फिर कोई जवाबी प्रतिक्रिया देंगे। इमरान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अब्राहम अकॉर्ड खतरे में पड़ेगा, या फिर कतर वाकई कोई एक्शन लेगा इसके बाद? बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेगा। आप खुद देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बस अलग अलग मंचों पर कही जाएंगी, और वहाँ पर भी इजराइल की निंदा होगी, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, इजराइल का सीधा मकसद है कि हमास की जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे उन्होंने ईरान में किया था, ईरान में तो उन्होंने अपने जासूसों के जरिए करवाया था, इस्माइल हानिया को ख़त्म करवाया था, लेकिन यहाँ तो उन्होंने एक देश की सीमा लांघ कर बाकायदा हमला किया है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इजराइल का सीधा मकसद यही है कि जब कोई बात करने के लिए होगा ही नहीं तो फिर बात ही क्या होगी, तो बात करने वालों को ही ख़त्म कर दो ताकि इस तरह की कोई बात ही ना हो। उनका एकमात्र मकसद है गजा पर कंट्रोल हासिल करना। ये हम नहीं कह रहे, या ये हम कोई भी ये आरोप नहीं लगा रहा। खुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं अपनी जो फोर्स है उससे, IDF से, कि आपको गजा पर कंट्रोल हासिल करना है। फिर जब प्रेशर आता है तो वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, और ये खबरें मंजर आम पर हैं। ये खबरें आप सभी ने पढ़ी होंगी, इंटरनेशनल मीडिया इन पर काफ़ी कुछ लिखता है। तो ये उनका मकसद है, और वो हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, और यही काम अरब देश भी करना चाहते हैं। आपको जानकर हो सकता है कतर में तो हमास का मुख्यालय है, और अगर इसमें कतर की कोई साजिश है, कतर अगर आए बाएं हो रहा है, लेकिन अगर ये कतर की ही साजिश है तो आप समझ सकते हैं कि जिनके यहाँ हमास का मुख्यालय अगर वही हमास के लोगों को मरवाने के पीछे है, तो आप बताइए हमास के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमास का मुख्यालय कतर में रह पाएगा। हमास वहाँ से अपना सामान समेटेगा, क्योंकि वो तो बहुत असुरक्षित जगह हो गई। तो कहीं ना कहीं अरब देश भी चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो, गजा पर उनका भी कंट्रोल हो। और जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती लाइव हिंदुस्तान पर अक्सर कहते रहे हैं कि ये इन अरब देशों और इसराइल अमेरिका के दरमियान एक समझौता है, पैक्ट है कि हमें गजा को किसी भी सूरत में खाली करना है। उसके बाद सब अपनी अपनी भूमिका का वहाँ निर्वहन करेंगे। कोई डिपार्टमेंट संभालेगा, कोई किसी तरह का डिपार्टमेंट संभालेगा, और ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। बस हमास वहाँ से हट जाए। उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूँ। हमास
जो है इस वक्त इजराइल के खिलाफ जो है हथियारबंद जंग लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमास का जो इतिहास रहा है, आप पढ़ेंगे, तमाम इंटरनेट पर रिपोर्ट्स हैं। 1996 में इस्माइल हानिया के नेतृत्व में वहाँ पर चुनी हुई सरकार बनी थी। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल। और हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़कर सत्ता में आती रही है। इसीलिए भी अरब देशों को हमास पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक दल होंगे वो अरब देशों की जो राज सत्ता है उसको चुनौती पेश करेंगे या उनकी जनता को कहीं ना कहीं प्रेरणा देंगे। इसलिए वो नहीं चाहते, चाहे यमन की हूती हो, वो भी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, या फिर हमास हो। तो हमास जिस तरह का सेटअप चाहता है गजा में, वो चाहता है कि फ़िलिस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र हो और उसमें हमास अगर सरकार में रहे तो लोकतांत्रिक सरकार हो। और ये लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार हो, उससे गलत मैसेज जाएगा पूरे अरब खत्ते में, जनता बागी हो जाएगी, तो ये इनके सिंहासन हिल जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये तमाम लोग हमास का खात्मा चाहते हैं। अब हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहेंगे कि आप हमास का फेवर करते हैं, आप एक आतंकवादी संगठन का फेवर कर रहे हैं, तो हम इस बात को फिर दोहरा दें कि भारत सरकार की लिस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हूती या बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो वहां पर रेजिस्टेंस में हैं, वो आतंकवादी नहीं हैं। इसलिए हम हर पक्ष को रखते हैं, इजराइल का पक्ष भी रखते हैं, हमास का भी, हिजबुल्लाह का भी। बिल्कुल। जबकि आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब भी किसी देश पर, कतर की हमने बात की, जब इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया, और जैसा आपने बताया एक्सपर्ट के हवाले से कि कतर जो है वो जवाबी कार्रवाई लगभग नहीं करेगा, इसकी संभावना भी बहुत कम है। जबकि आमतौर पर होता यह है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो कम से कम जवाबी कार्रवाई तो जरूर होती है, खासतौर पर सैन्य कार्रवाई के मामले में अगर हम बात करें तो। लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसी संभावना कम लग रही है, क्योंकि ये सारा खेल है पर्सनल इंटरेस्ट का, सारा खेल है अपने अपने हितों को साधने का। क्योंकि जाहिर है कि इसराइल के साथ में अब्राहम अकॉर्ड है, और इसके अलावा अमेरिका के साथ में जो कतर है उसके रणनीतिक संबंध हैं, तो यहां पर कतर कम से कम ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब हों। क्या? नहीं, बिल्कुल कतर कभी नहीं चाहेगा। कतर बहुत सेफ खेलता है, और यही वजह है कि कतर में हमास का भी हेडक्वार्टर है, कतर के इसराइल के साथ भी संबंध है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट का दौरा हुआ था तो कतर ने बहुत महंगा प्लेन उन्हें गिफ्ट किया था, जो अब तक का किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला सबसे महंगा तोहफा है। तो कतर सबको साधता है, तो कतर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमास को ही वहां से हटना पड़ेगा, कतर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि कतर को जोश आएगा, ये लोग तमाम आपने देखा होगा, ये जितने भी अरब देश हैं अपनी आर्मी जो है, अपनी फोर्सेस नहीं देते हैं, अपनी ज़मीनें देते हैं, एयरबेस दे देते हैं, अपनी फोर्सेस नहीं देते। अगर ये अपनी फोर्सेस का सही इस्तेमाल करना चाहें तो अभी इसराइल के खिलाफ कर सकते हैं ना, कोई तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके बहुत हित जुड़े हुए हैं। और जो बात बार बार तमाम तरह से निकल कर आती हुई है कि कोई ना कोई ऐसी डील, कोई ना कोई ऐसा समझौता है जिसका असर आगे आने वाले दिनों में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर इसराइल का गजा पर कब्जा हो भी जाता है तब भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरह से फिर कौन कैसी भूमिका निभाता, आपको पता चल जाएगा कि क्या डील थी। ये तो खुद खुलेगा ये मामला आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर गजा पर कंट्रोल कर भी लेता है तो उसके बाद भी इसराइल रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका जो सपना है वो ग्रेटर इसराइल बनाने का है। बहरहाल कतर पर जो हमला हुआ है इसके बाद से मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव बढ़ रहा है। जुबानी तौर पर एक तरह से ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसराइल की निंदा हो रही है, ये सब चीजें ही हो रही हैं। एक चीज चलते चलते फिर आप इसको समाप्त भी कर सकते हैं। जो ईरान के रहबर हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनी, वो लगातार बार बार अरब मुल्कों को पिछले कई महीनों से या साल भर से हम देख रहे हैं यही संदेश दे रहे हैं कि आप अब तो जाग जाइए, अब तो उठ जाइए, अब तो मिलकर कोई एक्शन लीजिए। और आज देखिए कि आग अरब मुल्कों के दरवाजे तक आ गई। बिल्कुल। तो आज कतर का नंबर लगा है, जैसा कि एक्सपर्ट बताते हैं, कल सऊदी का लगेगा, बहरीन का भी लगेगा, यूएई का भी लगेगा। किसी न किसी रूप में इसराइल के हाथ खुले हुए हैं और वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। आप को मिडिल ईस्ट में प्रो अमेरिकी, प्रो इजराइल या तो होना पड़ेगा, या तो आपको सीरिया की तरह, जैसे अबू मोहम्मद जौलानी की एक सत्ता उन्होंने वहां पर बिठा दी है, उस तरह का होना, या अफगानिस्तान के तालिबान भी आप देखिए प्रो अमेरिका होते चले जा रहे हैं। तो या तो आपको वैसा, वो सब जानते हैं, तो आपको या तो उस तरह से होना पड़ेगा या फिर आपको ईरान की तरह अलग थलग होना पड़ेगा। तो कोई ना कोई एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप इस रास्ते को चुनते हैं जो अरब देशों ने चुना है, तो
फिर आपके घर तक भी वो आग कभी ना कभी किसी न किसी बहाने आएगी, जिसका हमने एक छोटा सा मुजाहरा देखा है। ये बात ईरान कहता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में इस जो पूरा मसला है, क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक हमला वाकई था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इसराइल कतर पर हमला कर देगा। क्रिटिसिज्म हो रहा है, जुबानी तौर पर निंदा की जा रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल लाइव हिंदुस्तान के साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मयंक, हमारे सहयोगी थे इमरान। शुक्रिया।